Hi everyone, a very very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. आज हम करने वाले हैं हमारा expansion of East India Company rule. So let's get started with this session. The chapter that we are doing is basically from trade to टेरिटरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश की अपनी रूल. तो हमने अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हाउ दे टुक ओवर विद द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, द बंगाल region we have discussed. Now today's session we're going to talk about the expansion of the East India Company rule, and this chapter in general can be divided in arrival, expansion and the administration that they have had. Under the expansion, the topics that we are going to cover are going to be the expansion of EIC in India, the subsidiary alliance that they had, what it meant, conflict between company and the state of Mysore, टीपू सुल्तान के बारे में भी जानेंगे हम, ब्रिटिश वॉर्स जो मराठास के साथ हुए, उनकी पॉलिसी जो थी पैरामाउंट सी की वो समझेंगे, क्या रोल था रानी छन्नम्मा एंड रायना का इन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, एंड हाउ ब्रिटिश annexed, which means expanded and conquered Afghanistan, Punjab and Sindh, and what was meant by doctrine of lapse. All of these concepts are very very important. हालांकि ये आगे डायरेक्टली काम नहीं आती हैं, लेकिन these are the reasons जो हमें बैटल ऑफ 1857 को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को, सो प्लीज मेक श्योर इन दिस ईयर itself it's going to be relevant for you to remember these, right? Now on that note, let me also quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. Hoping all of you guys are doing great. I come with an experience of more than 9 years in the field of education, and I've done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. I have an experience of teaching both online and offline. So that was a quick introduction about me. Now let's move on and do a quick recap of what we have done in the previous session. So previous सेशन में हमने देखा कि मुगल जो हैं पहले काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्कर करके बैठे थे, बट औरंगजेब हु डाइड इन 1707, उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेडिसेसर सक्सेसर नहीं आया. देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग हेयर हु कुड टेक केयर ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर. इट स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ, टुकड़ों में धीरे धीरे करके पहले कुछ लोगों ने तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे किंगडम्स बनाए. उसी वक्त हम ये भी देखते हैं कि औरंगजेब के वक्त ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, और औरंगजेब से उन्होंने ड्यूटी फ्री एक तरीके से व्यापार करने का लाइसेंस भी ले लिया था. लेकिन औरंगजेब के बाद उन्हें लगा कि ये परफेक्ट मौका है अब लोकल रूलर्स को कब्जे में लेकर पपेट्स बनाकर ग्रो करने के लिए, राइट? सो यूरोपियन कंपटीशन, अब ये ब्रिटिशर्स अकेले नहीं आए थे, पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच वर ऑल्सो हियर, और उसकी वजह से काफी क्योस था, काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. सब अपने जगह को फोर्टिफाई करके कब्जा कर लेना चाहते थे और सिर्फ वहां पे खुद ही ट्रेड करना चाहते थे. इनफैक्ट सो मच सो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोई रूल करने के आइडिया से नहीं आई थी, और वो शुरुआत में रूल करना भी नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि जितना हो सके नवाबों को, रूलर्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनसे सिर्फ अच्छी अग्रीमेंट करो ताकि आपको ट्रेड में बहुत फायदा होता रहे, टैक्स बचता रहे. बट धीरे धीरे ये चेंज हो जाता है बिकॉज दे कम टू रियलाइज विद देयर एक्सपीरियंस इन बंगाल दैट इट विल ऑलवेज नॉट बी इन योर फेवर हाउ यू वांट इट टू बी. तो नवाब, आप क्योंकि उनको अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, वो सिर्फ ब्रिटिश के इशारों पे पपेट बनकर सिर्फ नहीं चल पाएंगे. तो उन्होंने रियलाइज किया कि हमें ही नवाब बनना पड़ेगा, यानी कि हमें ही रूल कंट्रोल में लेना पड़ेगा. तो वो आते हैं यहाँ पे, इंडियन ओशन में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अलग अलग वेरियस कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, पर वो बंगाल में जाके सेटल करते हैं. अच्छा खासा ट्रेड चल रहा होता है, औरंगजेब से उनको बहुत परमिशन भी मिल जाती है, बट वो भी जो है धांधलेबाजी करते हैं, नवाब्स भी उनको पकड़ लेते हैं. अल्टीमेटली इट लीड्स टू द बैटल ऑफ पलासी बिटवीन सिराजुद्दौला and the Britishers, where Sirajuddaula is defeated. 1757 की बात है और कंपनी विक्टोरियस हो जाती है. कंट्रोल उनको मिल जाता है बंगाल पे, और इसके लिए उन्होंने मीर जफर, जो कि एक्चुअली चीफ थे ऑफ द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, उसको उन्हें नवाब बनाने का लालच देकर के अपने कंट्रोल में लेकर ये जीतते हैं. और वो सोचते हैं कि एक पपेट नवाब बनेंगे मीर जो है मीर जाफर, जो कि काफी हद तक होता भी है, बट ऑफकोर्स a Nawab cannot just allow you to do everything that you want and anything that you want and grant all your wishes. That was the challenge that was happening. तो उन्होंने मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को लगाया, बट विद इन अ ईयर दे रियलाइज दैट मीर कासिम भी नहीं समझेगा. तो उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर किया, जहां मीर कासिम को वापस हराया और मीर जफर को वापस लेकर के आए. बट मीर जफर डाइज विद इन 1 year, एंड इन 1765 कंपनी रियलाइजेज
कि जो नए रूलर्स आएंगे उनसे काम करवा लेंगे, बट इट डजंट हेल्प देम अगेन. दीवानी राइट्स भले उन्होंने ग्रांट करा ली टैक्सेस कलेक्ट करने वगैरह के, बट दे फिगर्ड दैट इट विल नॉट हेल्प देम, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस टैक्सेशन एंड ऑल द ट्रेड दैट दे वर डूइंग, दे वर getting only richer and had a very luxurious life, just very similar to Nawabs. Hence they were also known as Nabobs. ठीक है. बक्सर के बैटल ने सॉलिडिफाई कर दिया कंपनी का कंट्रोल और रीशेप कर दी पूरी इंडियन पॉलिटिक्स, एंड दैट्स व्हाट आल्सो मेड देम रियलाइज दैट दे कैन नॉट कीप ऑन हैविंग पपेट Nawabs forever. They'll have to take the control, and that's how the expansion and the trade and the politics and the economy got mixed. और अब alter हो जाएगी पूरी इंडिया की किस्मत और आगे का फ्यूचर, और ब्रिटिश इंडियन रिलेशनशिप्स इसकी वजह से चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया है. Now on that note, let's move on and talk about 3 questions. We'll be doing 3 questions from the session, previous session and this session, just to check how much you know and remember. If you're not able to answer, you don't have to be worried. It's absolutely fine. Towards the end of the session, just come back to these questions and try answering them again. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आंसरिंग के साथ. पहला हमारा क्विज क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा. Okay. So, who fought against the British in the Battle of Buxar? Battle of Buxar में किसने किसने लड़ाई की? मीर जफर और शुजाउद्दौला और शाह आलम द सेकेंड, मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम द सेकेंड, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द सेकेंड, और लास्ट वन मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द फर्स्ट. Here is your hint. Okay, guys, and moving on, it was Mir Qasim, Shujauddaulah, and Shah Alam II. The next question: who was installed as the Nawab of Bengal soon after the Battle of Plassey as a puppet one by the Britishers? Mir Zafar, Mir Qasim, Manik Chand, or Jagat Seth? किसको ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो इंस्टॉल कर देंगे और उनका काम बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, इट विल नॉट वर्क, एंड दे हैड टू एक्चुअली रिप्लेस दिस पर्सन आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी. हियर इज योर हिंट. Okay, so the first person was Mir Qasim, Mir Zafar, and followed, he was replaced by Mir Qasim. The last question before we get started: Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of where? Golconda, Bombay और मैसूर. मैं इसका हिंट भी आपको दिखाई देती हूँ. एंड आई एम होपिंग दैट यू नो दिस वेरी वेल. अभी अगर आपने हमारा आज का इंडेक्स, द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, वो भी अगर ध्यान से सुना होगा तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस. एंड द करेक्ट आंसर वुड बी मैसूर. इसीलिए पंगे भी होंगे मैसूर में, है ना. चलो, तो बढ़ते हैं आगे, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड.
But before that, I just want to give you a quick reminder that बच्चों do make sure to explore our Imbibe app and Imbibe Lens app. You've already seen multiple times me displaying the magic of Imbibe Lens. You should definitely give it a try. It'll save a lot of time for you and give you some remarkable, amazingly created videos which will be superbly helpful for you. And at the same time, आपका ऐप पे वी हैव सम ब्यूटीफुल वीडियोस क्रिएटेड फॉर यू विच इज सो वेल एक्सप्लेन दैट, चाहे वो साइंस हो या हिस्ट्री हो या जो भी हो, आपको इतनी अच्छी विजुअल्स के साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें ऐसे बत्ती की तरह चमक जाएंगी आपके दिमाग में. एंड वी हैव सो मच एंड सो मेनी फीचर्स टू ऑफर. यू शुड डेफिनेटली ट्राई यूजिंग Imbibe as long as it's free, because that's not gonna be for a very long period of time. Okay, suppose you need protection from a bully at school. स्कूल में कोई तुम्हें बहुत परेशान करता है, तुम्हें लगता है यार बहुत हो गया, ये इंसान तो परेशान ही किए जा रहा है, मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है, स्कूल कैसे आऊं. किसी ने तुम्हें ऑफर कर दिया कि आई हेल्प यू आउट, इस बुली को बंद करते हैं, लेकिन मुफ्त में तो कोई हेल्प नहीं करता है. रिटर्न में मेरी एक डिमांड है कि आप मुझे पैसे दो, और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो आपको बुली करेगा. समझ लो, धमकी दे दी है कि आपका लंच ले जाएंगे, आपकी पॉकेट मनी ले जाएंगे. अगर आप खुद ही मुझे थोड़े से पैसे दे देते हो, थोड़ी पॉकेट मनी आपके पास रहेगी, आपका लंच रहेगा, और प्लस आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा वो दूसरे बुली से. यानी कि बुली करके ये दूसरे बुली से बचाने की एक, आप कह सकते हो, झांसे में डालने की कोशिश कर रहा है. दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही बुलीज है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है. ये क्या अच्छा डील है? बिल्कुल नहीं है. साफ समझ आ रहा है कि ये जो दूसरा इंसान है ये हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहा है. बट इमेजिन करो ऐसा ही डिमांड अगर आपको आपकी आजादी के लिए दी जाए. मान लो वो जो लड़का है जो आपको बुली कर रहा है, या लड़की है जो आपको, जो भी इंसान है, जो भी स्टूडेंट है बुलिंग यू, वो इतना मुश्किल कर दे कि आपको लगे स्कूल नहीं जा पाओगे. आपको एक सेंस आता है कि यू नो वॉट, लेट मी जस्ट गिव अप, लेट इट बी, इट्स ओके. इस इंसान को थोड़े से पैसे दे करके मैं, मेरी जान छूटेगी, उस बुली से मैं बचूं, और थोड़े से पैसे ही तो देने होंगे, बाकी मेरा लंच, मेरा पॉकेट मनी, ये सब तो मेरे पास रहेगा. सो maybe this is going to be helpful for me, but you never know, this other person can get worse any other time, right? हो सकता है उसने आज तुमसे 50 रुपए मांगे हो, कल 100 मांगने लग जाए, फिर बोले कि नहीं मेरे को लंच भी चाहिए. कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा एक्चुअली हमारी हिस्ट्री में हो चुका है कि कई सारे किंगडम्स को किसी दूसरे किंगडम से बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन ऑफर करी, लेकिन ये बोला कि ये प्रोटेक्शन एक कॉस्ट पे आएगी, तुम्हें उल्टा हमें पैसे देने होंगे. लोगों को लगा चलो यार जो भी है, शायद राज्य, किंगडम, पावर अपने हाथ में रह जाएगी, थोड़े पैसे देने होंगे तो उनको दे दबा करके खत्म करते हैं, कम से कम राजा तो बने रहेंगे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कई सारे तरीके आजमाए थे अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने एनेक्सेशन को, एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए इन द 18th सेंचुरी. लेट्स सी हाउ. तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तो बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है 1764 में, और उसके बाद बंगाल में अब कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाल दिया. और अब उनके दिमाग में ये आइडिया आ चुका है कि यहाँ पे नवाबों के, राजाओं के मदद से हम वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं. अगर हम ट्रेड में फ्लरिश करना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं, तो अब हमें टेरिटोरियल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लेना होगा अपने हाथ में. तो अब ये अपॉइंट करने लगती हैं रेसिडेंट्स टू इंडियन स्टेट्स. अलग अलग इंडिया के स्टेट में अपने लोगों को अपॉइंट करने लगती हैं. अब एकमात्र ऐसा नहीं है कि जहां पे ट्रेडिंग चल रही है, जहां पे कंपनी है, जहां फैक्ट्री है, वहीं पे सब लोग इकट्ठे होंगे. और साथ ही साथ ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है जिन लोगों की, ये दे वर ऑल्सो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स. कमर्शियल एजेंट्स तो समझ आता है, तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम अपने एजेंट्स को अलग अलग स्टेट में लगा रहे हो कि सारे न्यूज रखो, हमारी पॉलिसीज हमारे फेवर में टर्न कराओ, एक रिप्रेजेंटेटिव हो तुम हमारे. बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? साफ अपनी पावर को बढ़ाना, नजर रखना, चैलेंजेस को दूर करना, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना. सो they were political or commercial agents who were tasked with furthering the company's interests. यानी कि या तो एक्सपेंशन बढ़ाओ या तो ट्रेड बढ़ाओ. इस काम के साथ लोगों को अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिया गया, अलग अलग जगहों पे सेट कर दिया गया. और इन रेसिडेंट्स को अब इन रेसिडेंट्स का काम क्या था? जिस भी जगह पे ये जाते थे वहां के इंटरनल अफेयर्स में ये दखल अंदाजी करते थे.
राजाओं के महल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में बैठ करके सजेशन देना या जबरदस्ती करना, धीरे से धमकी देना कि अगर आप ये नहीं करोगे तो सोच लो ब्रिटिशर्स ये कर सकते हैं। बंगाल, और सबसे बड़ी बात क्या थी, बंगाल में इन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया था, तो पीपल हैड अ सेंस दैट दे हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड दे वर हैविंग पोटेंशियल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट। दे वर केपेबल ऑफ प्रॉबली थ्रोइंग देम ऑफ देयर थ्रोन एंड टेकिंग द कंट्रोल एंड रूलिंग द किंगडम। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कैसे ब्रिटिशर्स को बढ़ाना है, किसको राजा बनाना चाहिए, क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए, किसे अपॉइंट करना चाहिए, और ये सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह इस हिसाब से हो रही थी जो ब्रिटिशर्स के लिए मैक्सिमम फायदा हो सके। ऐसे राजा जो उनके फेवर में हो, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे ऑफिशियल्स जो उनका काम आसान करा सके, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया है कि घी उनको टेढ़ी उंगली से ही निकालना है, सीधी में ट्राई ही नहीं करना है, क्योंकि बंगाल में उनका पर्पस सर्व हो गया। अब वो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो अब इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला और रूलर्स के साथ एक सब्सिडियरी अलायंस बना लिया। सब्सिडियरी अलायंस क्या है? सबसे पहले अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना, ठीक है, जहां पे आप एक दूसरे की मदद कर सको। और ये क्यों फॉर्म कर रहे थे? तो ये ऐसे केसेस में बेसिकली जो किंगडम्स थोड़े छोटे थे उनके पास जाकर के एक सिग्नेचर लेते थे, एक अग्रीमेंट साइन करते थे, एक ट्रीटी साइन करते थे किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ, किसी भी छोटे किंगडम के साथ। बड़े किंगडम्स को इमीडिएटली टारगेट नहीं करे, क्योंकि बड़े किंगडम्स के पास थोड़ी आर्मी थी, थोड़ी स्ट्रेंथ थी, थोड़ा वेल्थ था, थोड़ी समझ थी, थोड़े अच्छे राजा थे। ना वो डरे रहते थे, ना वो इनको डराने देते थे, उल्टा बैटल करने के लिए रेडी थे। कई जगह ये खुद भी बैटल करने के लिए रेडी थे, बट वो कहते ना साम दाम दंड भेद। पहले आप देख लो कि अगर बिना बैटल किए, बिना लॉस लिए आपका काम बन जाता है तो उस पचड़े में पड़ना ही क्यों है कि हमको पॉलिटिकली उस जगह को एक्वायर करनी पड़े। एक अग्रीमेंट से अगर इंसान मान जाता है, हमें हमारा ट्रेड करने देता है, हमें पैसे भी देता है, तो अलायंस करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी करते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि एक सब्सिडियरी अलायंस बनाया, एक अग्रीमेंट बनाई, एक ट्रीटी बनाई, और यहाँ पे जो राजा थे उनको ये बोला कि जो भी इस ट्रीटी के अंडर आता है उसे कंपनी की निसंदेह, यानी कि विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंडीशन प्रोटेक्शन मिलेगी। अब ये छोटे छोटे राज हैं, इनको लग रहा है कि हाँ हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये कितना सही हो जाएगा, वी विल बी प्रोटेक्टेड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जब भी कोई रूलर, कोई बड़े किंगडम हम पे कब्जा करने की कोशिश करेगी, हम ब्रिटिशर्स का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन रूलर जो है वो एग्रीमेंट में आता था कंपनी के साथ, और ये कहता था कि कभी भी कोई एक्सटर्नल अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स आकर उनको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन ब्रिटिशर्स फ्री में तो प्रोटेक्शन देगी नहीं, बदले में क्या लेगी? इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी आर्मी को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं ताकि आर्मी आपकी प्रोटेक्शन करे, लेकिन उस आर्मी का खर्चा कौन उठाएगा? आप उठाओगे। या तो आप हमें थोड़ा सा पैसा दोगे, या तो आप हमें हम अपने किंगडम का थोड़ा सा हिस्सा दोगे। आप जैसे भी करोगे, आप हमारे आर्मी को मेंटेन करोगे, उनको रहने की जगह दोगे, हमें थोड़े पॉकेट मनी भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डरा धमका के ये बोला कि अगर आप किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप फ्रेंच के साथ कर रहे हो, पोर्तुगीज के साथ कर रहे हो, डच के साथ कर रहे हो, बंद कर दो। आप अगर हमारे साथ ट्रीटी साइन कर रहे हो, यानी कि आपकी एकमात्र लॉयल्टी हमारे तरफ होगी, आपका ट्रेड सारा हमारी तरफ होगी, यानी कि मोनोपोलाइजेशन क्रिएट कर दी, एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिया कि सिर्फ और सिर्फ वो उस जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो एक तीर से कितने निशान है। सिर्फ ये वादा किया है कि हम उन राजाओं के अगेंस्ट, बड़े किंगडम के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में अपनी आर्मी भी मेंटेन करा रहे हैं, और जो कि शायद कभी उस राजा के द्वारा यूटिलाइज भी ना की जाए, उससे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का हक भी छीन ले रहे हैं। और कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी टेरिटरी जो है वो हमारे कंपनी को हमेशा ग्रांट किया करोगे ताकि हम अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके, अपार्ट फ्रॉम द आर्मी दैट यू आर मेंटेनिंग। साथ ही साथ उनका ट्रेडिंग का रास्ता भी बंद कर दिया कि अगर दूसरे लोग सस्ते में भी ट्रेड करें तो भी मजबूरी में इनको ब्रिटिशर्स के साथ ही ट्रेड करने होंगे। और साथ में ये जो रेसिडेंट्स की हम बात कर रहे थे ना, एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिशर्स का, वो हमेशा उनके सरकार में प्रेजेंट रहेगा और सरकारी हिस्सा होगा, यानी कि राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, डिसीजन मेकिंग में वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होगा और उसकी बात वो राजा सुननी भी चाहिए। दूसरा क्या था, वो एक तरीके से मुखबिर, मतलब इन अ वे मैसेंजर का भी काम करता था। जो भी राजा कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स वो कंपनी को पहुंचा
पहुंचा देता था ताकि राजा कुछ उथल पुथल भी ना कर सके। एक तरीके से आईज एंड ईयर्स बनकर था वो कंपनी की इन राजाओं के घरों में या प्रजाओं में, समझ लो। अगर वो सब्सिडरी अलायंस नहीं पूरा कर पाते थे या किसी भी कंडीशन को ब्रेक करते थे तो उनको क्या लगता था, पेनल्टी लगती थी बहुत बड़ी सी। वो उसमें लिखा हुआ था, रिटन है तो इम्पोज होगा ही, सिंपल सी बात थी। तो ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज कर रही थी। या तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता, टेरिटरी इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में आ जाती क्योंकि राजा उनके कंट्रोल में रहते, या फिर दूसरा ये होता कि वो ट्रीटी ब्रेक होती और तो भी उस ट्रीटी के हिसाब से उनको बहुत पैसे मिलते, उनका फायदा ही फायदा था, सारी उंगलियां घी में। सो इंडियन रूलर्स अंडर द सब्सिडरी अलायंस पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे आर्मी के लिए इनके ऊपर। उनके हाँ, ऑल्सो दे वर नॉट रियली अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी। बहुत सिंपल था कि कंपनी की आर्मी इनको मेंटेन करिए, यही आपकी आर्मी है, यही सिंपल सिस्टम है। तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे किसी अलग तरीके से, बिल्कुल डिपेंडेंट ही बन चुके थे इनके ऊपर। सो उनको ऑब्लिगेशन थी कि उनको पैसे जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को देने ही देने हैं, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। और अगर वो इस पैसे को, इस प्रोटेक्शन को देने से में चूक जाते तो थोड़ी सी उनकी टेरिटरी उस वैल्यूएशन की अपने आप पहुंच जाती, किसके पास, इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास। तो रिचर्ड वेलेस्ली जो है, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये पॉलिसी फोर्सफुली लगाना शुरू कर दी और अलग अलग जगह पे लगाई, अलग अलग लोगों को कन्विंस किया। अब बच्चे देखो, कई जगह राजा जो है वो खुद इतने डरे रहते थे कि वो इमीडिएटली मान जाते थे जो भी कंडीशंस रखी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड दे वांटेड टू immediately agree and follow whatever was being told to them. But sometimes there was also a possibility that people were not ready. Sometimes the Britishers had to go to वॉर एज सच, इफ यू हैव टू से, मतलब पर्टिकुलरली। तो ऐसे सारे कंडीशंस भी हुए हैं कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो वॉर में उनको जाना पड़ा है, या वो नहीं डरा धमका पाए हैं, कॉर्नर नहीं कर पाए हैं इन सारे लोगों को, अपनी मर्जी से अपने सब्सिडरी अलायंस नहीं निकाल पाए हैं, और जो अचीव करना चाहते थे वो कंप्लीटली जो है अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। बट एनीवे, सब्सिडरी अलायंस वाज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, और इन टर्म्स के हिसाब से बड़ा क्लियर था कि कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ चलाएगी। देखने में भले लगे कि वो राजा है, जो कि मुझे समझ भी नहीं आता कि अगर उस अलायंस में नहीं जाते, किसी बड़ी किंगडम के साथ अलायंस बना करके ब्रिटिशर्स से लड़ते तो शायद फिर भी जीत जाते, बट पीपल चूज टू हैव देयर टाइटल्स ऑफ किंग्स इन किंगडम एंड होल्ड इट टू देमसेल्व्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हैव प्रोटेक्शन फॉर देमसेल्व्स, ओके। तो रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे, जबरदस्ती इस चीज को फोर्स किया और कई बार सब्सिडरी अलायंस के तहत धोखे से या गलत कंडीशन लगा करके जगहों को एनेक्स करने की भी कोशिश की है विद दोज नवाब्स हु वर नॉट कंप्लीटली फेवरिंग देम। जैसे बंगाल में क्या हुआ था, मीर जफर को हटाया, फिर मीर कासिम को लगाया, फिर मीर कासिम को हटाया, मीर जफर को। तो कई बार आपके इंस्टॉल किए हुए या आपके साथ अग्रीमेंट में आए हुए लोग भी कंप्लीटली वो फॉलो नहीं करते जो आप चाहते हो, तो कई बार इनके साथ ऐसा हुआ। तो अपने सब्सिडरी फोर्सेस को लगाकर 1801 के करीब इन्होंने अवध को के नवाब को भी रिप्लेस कर दिया था, जिससे अवध के लोग काफी ज्यादा नाराज हुए थे। 1857 के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, यहाँ के सिपॉइज का, यहाँ के सोल्जर्स का इस मूवमेंट को 1857 को ज्वाइन करने का, पार्टिसिपेट करने का। इनफैक्ट इन्होंने मिसरूल ये बोल दिया कि नवाब जो है अवध के, वो ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हैं, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, और इस वजह से वो जो है उन्हें उनकी जगह से हटा रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं और अपनी इम्पोजिशन कर रहे हैं। और इस तरीके से क्या किया, अवध को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और रेसिडेंट्स का हम समझ ही चुके हैं। रेसिडेंट्स जो थे राजाओं के, वो बड़े पावरफुल थे, मतलब राजाओं के पास जो ब्रिटिशर्स रेसिडेंट्स रहते थे उनका सिंपल तरीका यही था, पहले आइडिया ये था रेसिडेंट्स का कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बट ऐसा चल नहीं रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आराम से डिस्टर्ब कर रही थी, क्लैश कर रही थी, सारी चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल करा रही थी, जैसे भी वो चाहती थी वैसे मैनिपुलेट कर रही थी चीज़ों को, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, लेट्स क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। द गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिस्टम of subsidiary alliance. Who are we talking about? Robert Clive, Warren Hastings, Lord Wellesley, or Lord Dalhousie?
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ आ गया? हमें ये समझ आ गया कि जैसे जेम्स मिल ने भी डिस्क्राइब किया सब्सिडियरी अलायंस को, राइट, कि टेक्निकली प्रिंस को लग रहा है कि वो प्रिंस है या किंग को लग रहा है वो किंग है, लेकिन जो हमारा रेसिडेंट वहां बैठा है वो आइडली सारी रूलिंग और रेगुलेशंस जो है वो कर रहा है, वो सारी चीजों का ध्यान रख रहा है, वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, प्रिंस का एक्शन सही है, वो सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, सब सही है। लेकिन किसी भी मोमेंट में अगर वो हमारे दायरे से बाहर चला जाता है, हमारा सबमिसिव नहीं रह जाता है, हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, उससे उसके खिलाफ कुछ करता है, वहां पे हम आएंगे, हमारा रेसिडेंट पावर सीज कर लेगा और हम लोग आएंगे और यहाँ पे डिस्टर्बेंस, क्लैशिंग, पावर जो है उसका प्ले शुरू हो जाएगा। तो अवध के साथ भी यही हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ड्यूज नहीं दे पाए थे आर्मी के मेंटेनेंस के लिए और सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए, इस वजह से उनको अपने आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ गई थी और धीरे धीरे पूरा टेरिटरी ही छीन लिया जाता है उनसे। हैदराबाद, ये जो निजाम वाला आपका हिंट था यहाँ पे, नवाब ऑफ निजाम, द निजाम ऑफ हैदराबाद, उनके साथ भी ये सेम चीज हुआ था। इन्होंने भी ये 1798 में ट्रीटी साइन की थी एंड ही हैड टू लूज सम पोर्शन ऑफ हिज what do you say, territory in order to maintain the subsidiary alliance and not give up the power completely. अब बात आती है मैसूर की। मैसूर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, पावरफुल एंड प्रिटी रिच एट दिस पॉइंट। तो कंपनी ने सोचा कि सीधा सीधा हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मैसूर के साथ नहीं करना चाहते हैं। जब उन्हें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, मैसूर में उनकी दाल नहीं गलेगी, द इंटरेस्ट विल नॉट बी मेट, एंड दिस इज clearly illustrated and it's been clearly described। मैसूर जो है स्ट्रेंथ में बढ़ता ही गया था, पावरफुल होता ही गया था। कई सारे रूलर्स आए थे, जैसे कि हैदर अली 1761 से 1782 तक, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक बहुत अच्छा काम किया था, मैसूर को बहुत ग्रो कराया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। उनकी अपनी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड था इनका अपना, जो केरला के मालाबार के कोस्ट से चलता था, जहां से कंपनी इनफैक्ट जो है स्पाइसेस खरीदा करती थी, इलायची, काली मिर्च, पेपर, कार्डमम, ये सारी चीजें। एंड दे वर आल्सो वेयर अबाउट द वेल्थ ऑफ द मैसूर एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो इंटरेस्टेड देम अ लॉट। दे रियली वांटेड टू कंट्रोल इट। और अब उनके दिमाग में क्लियर है कि पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमाना है, हर जगह सिर्फ हमें ट्रेड करना है, सारे लोगों को निकाल भी देना है। ठीक है, अब क्या होता है, 1785 में टीपू सुल्तान ने डिसाइड किया कि चंदन की लकड़ियां, सैंडलवुड, ठीक है, और ये जो काली मिर्च है, जो कार्डमम है, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे, उसे वो रोक देंगे। ठीक है, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम के पोर्ट से, मालाबार कोस्ट से नहीं जाने देंगे। और लोकल मर्चेंट्स जो कंपनी से ट्रेड कर रहे थे, उन्हें वो अपने किंगडम में ट्रेड नहीं करने देंगे, क्योंकि वो देख रहे थे क्या उथल पुथल चल रही है, क्या जो है प्रॉब्लम मचा रखा है ब्रिटिशर्स ने। ही वाज जस्ट नॉट वेरी इंक्लाइंड टू बी इन पार्टनरशिप विद देम एंड ट्रेड विद देम और बी एनी पार्ट ऑफ देयर, बी इन देयर एसोसिएशन, इन सिंपल वर्ड्स। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान बढ़ा देते हैं देश को आगे। टीपू सुल्तान बहुत क्लियर हो जाती है, बड़ी आर्मी रहती है उनकी, काफी अच्छी रिलेशनशिप रहती है फ्रेंच के साथ बाय द वे। तो यहाँ पे एक दूसरा देश भी है जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। दैट वाज अनदर रीजन दे हैड देयर आई ऑन मैसूर अलोंग विद द स्ट्रेंथ एंड द वेल्थ, प्लस द चैलेंज दैट मैसूर वाज पोजिंग टू देम, जब उन्होंने मना कर दिया कि अपने कोस्ट से वो नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रेड। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन दे देता है ब्रिटिशर्स को, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रेंच वर देयर फ्रेंड्स, अनदर प्रॉब्लम दैट ब्रिटिशर्स फेसेस कि यहाँ तो ट्रेड हमारा क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि हैदर हो या टीपू सुल्तान हो, ये सारे ही बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत एरोगेंट है और स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा क्या करेंगे, डेंजर पोज करेंगे आपके, किसके लिए, they will always be like a danger to the British company. It will always have a threat to them, not just in their area, but who knows, them tomorrow they want to expand, they can take the help of the French army, they can do whatever they want. So they decided that they needed to control this area and crush these kings. हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर में से जो राज है उसको हटाना है, ट्रेडिंग भी अपनी करनी है, अपने हिसाब से काम करना है।
एंड दैट इज वाई सीरीज ऑफ 4 बैटल्स, 4 बैटल, आप सोचो कितनी तगड़ी बैटल हुई होगी, क्योंकि एक बार में ब्रिटिशर्स नहीं जीत रहे हैं, 2 बार में नहीं जीत रहे हैं, 4 वॉर्स होती हैं, जहां पे फाइनली जो लास्ट वाला वॉर होता है विच इज द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, वहां पे अल्टीमेटली कंपनी जीत जाती है। तो 1767 से 1769 लड़ाई होती है, फिर 1 साल का ब्रेक होता है 1780 से, फिर 4 साल 84 तक लड़ाई चलती है, फिर 1790 से 1792 तक लड़ाई चलती है, एंड फाइनली 1799 जब तक टीपू सुल्तान ने रूल किया, ये सारी लड़ाइयां चलती रहती है। तो हैदर अली के टाइम से लेकर टीपू सुल्तान के टाइम तक लड़ाइयां चली हैं 4 बार इन करीब आपके 20-22 सालों के अंदर। टीपू सुल्तान was finally killed while he was trying to defend his capital, और मैसूर जो है उसे उसके ऊपर क्या कर दिया गया, सब्सिडरी अलायंस लगा दिया जाता है सिंपल तरीके से कि भैया मैसूर जो है अब वो हमारा है। सो टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद मैसूर को एक्चुअली पुराने डायनेस्टी को दे दिया जाता है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस लगने के लिए राजा का होना जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया, उनको सारा सरदर्द अपने ऊपर नहीं लेना था ब्रिटिशर्स को, उनको सिर्फ टेरिटरीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जगह में काबू में रखना था। अगर कोई दूसरा राजा पपेट बनकर उनका काम कर दे रहा है तो उसको अपने सर पे मत्थे पे नहीं लेना चाहते थे। वो क्लियरली चाहते थे कि उनकी कंडीशन, उनकी आर्मी, उनका पैसा, ट्रेड, वो सब होता रहे। तो वो हमेशा पपेट, दे वुड हैव प्रेफर्ड हैविंग अ पपेट नवाब और अ किंग इंस्टेड। तो यहाँ पे भी वो वही करते हैं। वोडेयार्स जो पहले रूल किया करते थे टीपू सुल्तान और हैदर अली के मैसूर को, उनको वापस ले आते हैं पावर में, और सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी जाती है स्टेट पर, और ये अब उनके कंट्रोल में आ जाता है। अब टीपू सुल्तान की अगर बात की जाए बच्चे, he is very well known for the strong pushback and the uprising that he gave to the Britishers, and how he fought, and the years he fought for, and how well he, competed with them. He's also known as the Tiger of Mysore. 1782 से 1799 तक he was in ruling. आर्मी को मैसूर की काफी मॉडर्नाइज किया, फ्रांस से असिस्टेंस ली, कंट्रोल किया इन ट्रेड्स को, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स बनाए, अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा उसको, प्रॉपर अपने देश को ग्रो किया, किंगडम को बहुत ज्यादा ग्रो किया, ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट किया 4 वॉर्स में, और अंत तक लड़ते रहे टिल द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, वेयर ऑफ कोर्स ही वाज डिफीटेड। नाउ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश काफी लेजेंडरी बन गई थी, काफी ऐसी चीज बन गई थी दैट पीपल स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर इट। इट वाज समथिंग वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन, एंड इफ यू लुक एट द ईयर्स ऑल्सो, काफी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स को पुशबैक मिलता रहा है, जो कि बाकी लोगों को जब पता चलता है तो काफी इंकरेजमेंट देता है, राइट, कि भैया ये टाइगर ऑफ मैसूर है, इस इंसान ने अपने टाइटल की मान रखी है और कन्फ्रंट किया है और ब्रिटिशर्स को नहीं से नहीं जीतने दिया है, राइट। चलो, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? हु वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? Also, बच्चों, the tiger of Mysore also had an image of tiger on his flag. वी आर टॉकिंग अबाउट टीपू सुल्तान। तो ये नाम जो है, इसके पीछे एक्चुअली एक लेजेंड है। ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ टाइम वेयर टीपू सुल्तान हैड कम फेस टू फेस अक्रॉस विथ अ टाइगर, एंड उनका गन जो है काम नहीं कर रहा था, और उनकी जो डैगर, जो चाकू थी, वो जमीन पे गिर गई थी। सो ही फॉट विद द टाइगर अनआर्म्ड till survival, and till the point he picked up his tiger and finally killed the tiger. So that's why another reason apart from his bravery and valor why he was known as the tiger of Mysore. चलो, अब बात करते हैं मराठास, महाराष्ट्र वाले पोर्शन में प्रेजेंट क्या हो रहा था। तो कंपनी जो है बच्चे 18th सेंचुरी से, अब राइट फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि ये 1780s 1790s के टाइम पे, अब वो ये देखने लग गई कि कैसे धीरे धीरे मराठास के पावर को खत्म करें और कर्व करें, क्योंकि ये वाले पोर्शन पे, बॉम्बे वाले पोर्शन पे, महाराष्ट्र वाले पोर्शन पे कौन था? मराठास बैठे हुए थे, और बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ था,
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास लड़े थे दिल्ली के लिए और वो चाहते थे कि दिल्ली में रूल करे, लेकिन वो हार गए थे 1761 में। तो अब जो उनकी चाहत थी और जो उनका सपना था और जो उनकी एस्पिरेशंस थी कि 1761 की लड़ाई के बाद वो बिखर गई थी कि अब वो दिल्ली में रूल नहीं कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम अब वो बहुत सारे स्टेट्स में भी अलग अलग चीफ्स के अंडर बट गए थे। चीफ्स यानी कि सरदार्स, द हेड्स, द लीडर्स, जो अलग अलग डायनेस्टीज के थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगहों में, हिस्सों में बंटवारा हो गया था इनका। ये चीफ्स जो है दे वर हेल्ड टुगेदर बाय अ यू कैन से कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या है? कॉन्फेडरेशन बना करके ये इकट्ठे रह रहे थे। दे वर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन यानी कि ग्रुप, एक अलायंस, दोस्ती कर ली थी आपस में कि हम सब साथ में रहेंगे, हम एक ग्रुप हैं अंडर अ पेशवा। पेशवा कौन? पेशवा जो हेड है इनका, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि एक बड़ा देश बनाया इन्होंने, उसको अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया, उस स्टेट्स के अपने लीडर बन गए और उस पूरे देश का एक लीडर बन गया पेशवा। पेशवा के अंडर ये बाकी सारे लोग आते थे। एंड ये चीफ्स जो है उस अलायंस में पेशवा के अंडर फॉल करते, जो कि इफेक्टिवली अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को पेशवा को ही ट्रीट करते थे कि आप मिलिट्री हमारा आपके ऊपर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आप देखो, लोकल रूल हम करेंगे, लेकिन हेड आप हो, आप मॉनिटर करते रहो सारी चीजों को। और वो पुणे में रहते थे। तो बाजीराव, जो आपने पेशवा बाजीराव सुना हुआ है, ये यहीं से आता है। ठीक है। तो जैसे महाजी सिंधिया या नाना पडनेस, ये काफी फेमस मराठा सोल्जर्स रहे हैं और स्टेट्समैन भी रहे हैं, रूलर्स भी रहे हैं लेट 18 सेंचुरी के। लेकिन मराठास के साथ भी कई सारे वॉर्स हुए अदरवाइज एंड विथ ब्रिटिशर्स, जहां पे अल्टीमेटली उन्हें हरा ही दिया जाता है। पहली वॉर जो है वो 1782 में होती है और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है विच इज द ट्रीटी ऑफ सलबाई। और यहाँ पे एक्चुअली कोई भी पूरी तरीके से जीतता नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मराठास हार गए, हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स जीत गए। कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी, एक समझौता इन्हें समझ आता है इन सीरीज ऑफ वॉर्स में भी, आगे और भी होंगे। बट ये जो 1782 में हुआ था, वहां इन्होंने ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर ली, क्योंकि कोई भी क्लियर विनर नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, समझौता कर लेते हैं, आप भी थोड़ा झुको, हम भी थोड़ा झुकते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन फिर से वॉर होगा, एंग्लो मराठा वॉर, द सेकेंड वन। पहला हो चुका है। एंग्लो से हमारा क्या मतलब है? अंग्रेजों को हम एंग्लो की तरह बोल रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश मराठा वॉर फिर से होगा। 1782 में पहली बार हुआ, दूसरी बार कब होता है? 1803 में शुरू होता है और 1805 तक चलता है, जो कि अलग अलग फ्रंट्स पे, यानी कि कई जगहों पे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि एक जगह पे हो रहा है, कि पुणे में हो रहा है, सलबाई में हो रहा है, नहीं, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे चल रहा था। जहां पे अल्टीमेटली, अब देखो, मराठास भी बच्चे बहुत बड़ा रूल करते थे एरिया, महाराष्ट्र, प्रेजेंट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा स्ट्रेच कहीं ना कहीं मराठास का था। तभी वो दिल्ली तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा के साइड वाला एरिया घेर लिया। ठीक है। यमुना जो नदी बहती है उसके नॉर्थ के साइड पे जो आगरा है, दिल्ली वाला पोर्शन है, ये सारा एरिया घेर लिया था। और ट्रीटी की कोई ऑफ कोर्स अब कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। फिर से वॉर होता है अगले 10 सालों के बाद, 12 सालों के बाद। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, क्योंकि अभी कई सारे पोर्शन अभी भी पेशवा के अंडर थे, ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से नहीं मिले थे, या मराठास के अंदर थे, सोटू से। यहाँ पे जो तीसरी वॉर होती है, एंग्लो मराठा वॉर, यहाँ पे मराठास कंप्लीटली क्रश हो जाते हैं, पेशवा को हटा दिया जाता है। और इनफैक्ट कानपुर के पास बिठू में एक जगह पे थोड़े से पैसे पेंशन के फॉर्म में देकर के एक तरीके से कैद कर दिया जाता है, समझ लो। और अब कंपनी पूरा कंट्रोल ले लेती है उस विंध्यास के टेरिटरी पे, जो आपका मराठास को बिलोंग किया करती थी। ठीक है। तो लेट्स क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फॉट? पहले बार के बाद तो ट्रीटी ऑफ सिलबाई हुई। ठीक है। दूसरा फिर से लड़ा जाता है वॉर, ये दूसरा वाला कब हुआ था?
Okay, and we will now look at the answer, quickly showing you the hint once. तो बच्चे पहला 1782 में, दूसरा 1803 से 1805 में, एंड फाइनली 1817 और 1819 में, जहां पे क्रश कर दिया गया था पूरी तरीके से आपके मराठास को। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश पॉलिसी की। क्या पॉलिसी था? ऑफ योर पैरामाउंसी। पैरामाउंसी क्या होता है? पैरामाउंट, सबसे ऊपर, सुप्रीमेसी की बात कर रही है। ये एक नई पॉलिसी थी जो इनिशिएट की गई थी लॉर्ड हैस्टिंग्स। सब नए गवर्नर जनरल आते हैं 1813 से 1823, 10 सालों के लिए, जहां पे ये कहती थी कि हम सुप्रीम हैं, हम सबसे ऊपर है, तुम्हारे पास जो भी पावर है, तुम्हारी जो भी किंगडम है, जैसा भी है, पर तुम सारे पावरों से ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें हेड करता है, तुम उसके अंडर फॉल करोगे, वो है ब्रिटिशर्स का। तो पैरामाउंसी यानी कि सुप्रीमेसी, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे सुप्रीम होना। और लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, धीरे धीरे इट स्टार्टेड गेटिंग वरीड अबाउट रशिया, विल गेट देयर, बट द पॉइंट इज दैट लॉर्ड हैस्टिंग्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब हम इतने जगह जीत चुके हैं, अब हमारी इतनी सारी पॉलिसीज हो चुकी है। और इनकी पॉलिसी क्या थी? इनका बहुत अग्रेसिव पॉलिसी था। अब पहले उनको ट्रेड करना था, अब इनको एक्सपैंड करना था, तो सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे, बैटल्स लड़ रहे थे, ठीक है, कई जगह एक्सपेंशन कर रहे थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने फाइनली कह दिया, हम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते कि हमारी अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम है, उसके अंडर तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारा पावर, तुम्हारा इंडियन स्टेट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और हमें अपने इंटरेस्ट को बचा कर रखना है, हमने आपको यहाँ वैलिड रखना है, और इसके लिए हमारा सिंपल है, हमें तुम्हारे किंगडम्स को कवर करना है, एनेक्स करना है, हमें एक्सपैंड करना है, हम कब्जा करते जाएंगे। इसी आइडिया के साथ वो कब्जा करते गए और आगे बढ़ते गए, और आगे चल करके भी इसी आइडिया के साथ ब्रिटिशर्स इतने साल तक इंडिया पे रूल करते रहे, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलती गई। ठीक है, लेकिन अब जो है बच्चे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही तो नहीं होंगे ना जो इंडिया में इंटरेस्टेड होंगे, फ्रेंच भी थे, पोर्तुगीज भी थे, ऐसे कर करके कई सारी प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल अनचैलेंज्ड नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटी सी जगह थी कर्नाटका में, कित्तूर नाम की, जैसे हमने रानी छन्मना की बात की थी, वहां पे जब उन्होंने घुसने की कोशिश की तो भाई दिस वुमन वाज नॉट रेडी टू बैक डाउन, शी टुक हर आर्म, शी टुक हर आर्मी, और जितनी बढ़िया तरीके से हो सकती थी ब्रिटिश आर्मी को पुश किया और रेजिस्टेंस दिखाई। फाइनली 1824 में एक्चुअली इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड दैट्स हाउ शी हैड टू गिव अप एंड अल्टीमेटली लॉस्ट, बट शी डिड हर बेस्ट टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स एज मच एंड पॉसिबल। 1824 में उनको कैप्चर किया जाता है, 5 साल के बाद प्रिजन में ही 1829 में एक्चुअली इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब संगोली थी एक जगह कित्तूर में ही, इस जहां पे हम रानी छन्नमा की बात कर रहे हैं, वहां पे रायना एक गरीब सी चौकीदार की बात हो रही है यहाँ पे। रायना कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। इट वॉज वेरी सिंपल कि रानी के जाने से क्या होता है, अगर हम हैं तो हमें लड़ाई आगे जारी रखनी है, और क्योंकि ये एक अच्छे कॉज के लिए लड़ाई थी, पॉपुलर सपोर्ट मिलता है लोगों का, लोग सपोर्ट करने आते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कैंप्स को जितने भी ज्यादा तरीके से हो सकते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड अल्टीमेटली रायना जो चौकीदार थे उनको पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी फांसी लगा दी जाती है 1830 में। और आप कई सारे ऐसे केसेस के बारे में सुनोगे, जैसे कि आगे चलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत तगड़ा जो है कंपटीशन दिया था इनको, है ना। तो लोकल जगह पे भी कई सारे ऐसे इश्यूज आ रहे थे, कई सारी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम लोकल के अलावा बाहर से भी आ रही थी, वो थी रशिया से। ठीक है, अब रशिया से थ्रेट क्यों था ब्रिटिशर्स को? जैसे मैंने आपको बताया, कई सारी और कंट्रीज भी थी ना जो यार ट्रेडिंग में सिंपल तरीके से इंटरेस्टेड थी। तो लेट 1830s में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया खटकने लग जाता है, उन्हें ये समझ आता है थोड़ा सा, या उनके अंदर डर बैठता है, उनको एक एक्सपेक्टेशन सी जागती है कि रशिया जो है एशिया में अपना ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था। अब उनके दिमाग में ये आता है कि अब उनकी नजर इंडिया में जाएगी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से।
आप समझ रहे हो, रशिया इमेजिन करो, और उस वक्त चाइना के नीचे वाला जो पोर्शन है उधर इंडिया का जो सेक्शन है, सॉरी नॉट चाइना के नीचे, नॉर्थ वेस्ट एज इन राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो सब इंडिया में था उस वक्त। तो अब उनके दिमाग में ये आता है कि रशिया के वो बहुत करीब है, रशिया बेशक में एक्सपैंड कर रहा है, अब ये इंडिया के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, और अब उनके अंदर बैठ जाता है डर। और इस डर से उभरने के लिए उनको ये लगता है कि नॉर्थ वेस्ट में जहां राजपुताज और मुगल्स और कई सारे और भी लोग थे और पावरफुल लोग थे, थोड़ा कंट्रोल बना के रखा हुआ था, उनसे अब हमें भिड़ना पड़ेगा, अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान में, हमें जाना पड़ेगा इन सारे एरियाज में ऑफ पंजाब एंड सिंध, ताकि हम रशिया के एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सके और उन्हें बढ़ने ना दे। ये सिर्फ इस फियर में था, शायद रशिया कभी एंटर करता भी नहीं, प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट ब्रिटिशर्स वर ऑलरेडी हियर, दे हैड देयर ओन कंट्रोल, बट डिस्पाइट ऑफ एनी अदर कंसर्न्स दे फॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग वॉर। अफगानिस्तान में लड़ाई की 1838 से 1842 के बीच में, और वहां पे कंपनी का रूल लगा दिया, इनडायरेक्ट लगाया, जैसे सब्सिडियरी अलायंस जैसा समझ लो, कि सुप्रीम हमें, आपको हम यहाँ पे राजा रहने दे रहे हैं, आपको हम यहाँ पे पावर रखने देंगे, डजंट मैटर। उसके बाद सिंध जाते हैं, वहां पे 1843 तक फिर से अगले साल तक लड़ाई वड़ाई चलती है, फिर अपना सेट करते हैं और फिर पंजाब को भी कंट्रोल में लेकर के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। So presence of Maharaja Ranjit Singh was very very clear that he was going to give a very very strong resistance to them, ठीक है। तो राजा रंजीत सिंह ने पंजाब में ऐसे झंडे गाड़े कि भैया कंपनी की वाट लग गई, वो नहीं सक्सीड कर पा रहे थे। लेकिन 1839 में उनकी डेथ हो जाती है कई सारे वॉर्स की वजह से, सिख किंगडम में लड़ाई करते करते, एंड अल्टीमेटली 1849 में उसके बाद मतलब और भी लड़ाई होती है, मतलब राजा की डेथ होती है तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो जाता है, लेकिन जो बाकी सिख कम्युनिटी थी और जो किंगडम थी वो लड़ती रहती है, क्योंकि अपने राजा के और अपने आज़ादी के लिए दे वर नॉट गोइंग टू गिव अप। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, 1849 में पंजाब जो है वो अल्टीमेटली फॉल कर जाता है ब्रिटिशर्स के रूल में। So that brings us to the next question. Rani Chennamma was the queen of Kittur. Is this correct or is this false? बच्चों देखो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्पेलिंग थोड़ा सा जो है वो छिन्नमा में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट मोटा मोटा जो है सेम ही बात है। मतलब ऐसे हर जगह जो हम पढ़ रहे हैं वो छन्नमा पढ़ रहे हैं, तो छिन्नमा से कंफ्यूज मत होना, सेम रानी की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने सब्सिडरी अलायंस देखा, दूसरा हमने देखा बैटल से या इनडायरेक्ट रूल से जो है वो अपना स्प्रेड करने की एक्सपेंशन कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स। अब बारी आती है एक नए तरकीब की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब किसी भी तरीके से उनको ये हासिल कर ही लेना है किंगडम को, ये दिमाग में क्लियर था। तो अब क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी आते हैं जो गवर्नर जनरल बनते हैं 1848 से 1856 तक। ये फाइनल अपना वेव चलाते हैं एनेक्सेशन का। देखो 1856 तक ये चल रहा है क्योंकि 1857 में लोगों का गिव अप हो जाएगा इनके सारे तमाशे पिछले 50-60 साल से जो चल रहे हैं उसको देख करके, और वो रिवोल्ट करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी थी जहां पे उन्होंने एक कांस्टेंट रूल लगा दिया हर एक किंगडम पे, जहां पे सब्सिडरी अलायंस नहीं थी वहां पे भी, जहां सब्सिडरी अलायंस है चाहे जो भी राजा हो वैसे उनके कंट्रोल में, बट जो किंगडम्स उनके कंट्रोल में नहीं थे, और क्योंकि इन्होंने पैरामाउंसी की भी पॉलिसी लगा दी कि हम सबसे सुप्रीम है, सारे किंगडम्स को ये क्या कह देते हैं कि अगर आपके रूलर का डेथ होता है, जो भी राजा है, और उनका कोई मेल एयर यानी कि मेल बेटा अपने खून का बेटा नहीं है, तो किंगडम लैप्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है जो आपके सरकार को आपके राज्य को आगे बढ़ाए, तो आप राजा नहीं रह सकते, आपकी फैमिली से ये राज्य छूट जाएगा। इट विल फॉल अंडर द लैप इन द लैप्स ऑफ द किंगडम ब्रिटिश रूल, इट विल नॉट बी योर्स एनी मोर, वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी।
अब कई सारे किंगडम्स ऐसे थे जहां से लड़ाई कर करके एनेक्स कर पाना, जहां सब्सिडरी अलायंस नहीं हो पाई थी, ये सब पॉसिबल नहीं था। अब ऐसे कई सारी जगह बनते हैं जहां पे राजाओं को अपने बेटे नहीं थे, बेटियां नहीं, राजा मतलब बेटियां अगर बन भी जाती नेक्स्ट एयर तो वो मेल, इन्होंने कंडीशन लगा दिया था कि बेटा होना बहुत जरूरी है, भतीजा है, अडॉप्टेड सन है, नन ऑफ दैट मैटर, दे हैड टू बी रिलेटेड बाय ब्लड। तो कई सारे किंगडम्स इस वजह से अपने आप ब्रिटिशर्स के अंडर फॉल कर जाते हैं, जैसे कि सतारा, पेशवा की बात अगर हम करें तो संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी भी इसी तरीके से वो लेने की कोशिश कर रहे थे। अवध भी एनेक्स हो जाता है 1856 में। मैंने आपको बताया था ना कि आधी टेरिटरी तो इन्होंने ले ली थी 1800s के बिगिनिंग में, अगले 50 साल में बाकी आधी भी ले लेंगे, जहां पे इन्होंने ये कह दिया कि मिस गवर्नेंस हो रहा था, सही तरीके से गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही थी, बहुत बुरा रूल चल रहा था, राजा डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए उस मिस रूल को हटाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए इन्होंने अपने राज्य को, अवध को अपने कब्जे में ले लिया है या अपने रूल में ले लिया है। और ऐसे कई सारे कॉजेस थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंसेस, कॉन्टिन्यूअस एनेक्सेशंस एंड बैटल्स एंड अवध का जैसे कंट्रोल में ले लेना, जो लोगों को बहुत परेशान कर देती है और वो अल्टीमेटली लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर देती है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। So that brings us to the next question. Lord Dalhousie introduced the subsidiary alliance in India. Is this true or is this false? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड डलहाउसी थे। And the statement is absolutely true. It was, oh sorry, not subsidiary alliance. He introduced doctrine of lapse, guys. My bad. Lord Dalhousie ने नहीं, Lord Wellesley ने किया था. So it was Lord Wellesley who introduced subsidiary alliance, and Lord Dalhousie, what he introduced was the doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. ठीक है, चलिए, तो अब फाइनली विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई टेल यू व्हाट वी हैव नेक्स्ट, बट लेट्स समराइज. तो हमने पढ़ा आज की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्सपैंड करती गई इंडिया में अलग अलग तरीकों से, कहीं पे डिप्लोमेटिक रिलेशन, कहीं पे इकोनॉमिक, कहीं मिलिट्री मीन्स में. पहले उन्हें रूल नहीं करना था, बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्हें समझ आया कि अब हमें ही रूल करना होगा, तभी हमारी जो दाल है वो गलेगी. तो इन्होंने अलग अलग तरीके उठाए, कहीं बैटल, कहीं सब्सिडरी अलायंस, कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया. सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी जहां पे वो इंडियन स्टेट्स पे डिनाई कर देते थे अपना इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स रखने के लिए, उनके फोर्स को उनको मेंटेन करना होता था, और कई सारे और क्लॉजेस होते थे, और अगर नहीं पूरा कर पाते थे वो पैसे देना, आर्मी को मेंटेन करना, तो उनको अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को लूज करनी पड़ती थी. मैसूर में कन्फ्लिक्ट हुआ, खास करके हैदर अली के बाद टिप्पू सुल्तान के साथ, विच लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स, एंड अल्टीमेटली 1799 में एनेक्सेशन हो जाता है, बिकॉज मैसूर वाज अ वेरी पोटेंशियल थ्रेट बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग, एरोगेंट एंड लीडर्स, ब्रेव लीडर्स, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंच. मराठा पावर जो है उसको मैसूर के बाद उसको कर्ब करने की बारी आई, जो कि कंपनी के अगेंस्ट सीरीज ऑफ 3 वॉर्स ऑफ एंग्लो मराठास पे, ट्रीटी ऑफ सलीबाग के बाद भी 3 वॉर्स के बाद वो जो है 1832 में फाइनली अपने हिसाब से कर लेते हैं डोमिनेंस अपना स्टैब्लिश. पहले उड़ीसा का थोड़ा हिस्सा लिया, दिल्ली अजमेर का लिया, करते करते पूरा ले लिया. ब्रिटिश पॉलिसी सुप्रीमेसी की, पैरामाउंसी की असर्ट की जाती है कंपनी अथॉरिटी के द्वारा कि भैया सबके रूल कम, हमारी पावर ज्यादा है. रानी चिन्नमा और रायना ने भी किट्टोर, जो कर्नाटका का एक छोटा रीजन है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी, बट कंपनी की फिर के लिए बड़ा डर फिर आ जाता है रशिया से, जो एशिया की तरफ अब एक्सपैंड कर रहा था. तो उन्होंने किसी तरीके से डायरेक्ट रूल बैठाया अफगानिस्तान में, फिर पंजाब और सिंध में भी हासिल किया, लेकिन वहां पे कुछ राजा और सिख कम्युनिटी, जो सिख किंगडम था, उनसे लड़ना आसान नहीं था. लेकिन 1849 तक, 59 तक अपना कंडीशन, अपना रूल बैठा लिया. 1849 तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी फैसिलिटेट किया, जहां पे उन्होंने कह दिया कि मेल एयर अगर नहीं है तो अपने आप लैप्स हो जाएगी किंगडम और टेरिटरी में आ जाएगी ब्रिटिशर्स के. अवध के एनेक्सेशन के बाद लोग बहुत नाराज हो जाते हैं. दैट वाज व्हाट लेड्स टू द स्पार्क ऑफ 1857, इमीडिएट वन ऑफ द immediate causes along with all of these causes. So the British managed to gain control over various kingdoms through their oppressive policies, which were of course, you know, at the heart of discontent amongst Indians. उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी और धीरे धीरे उनकी जाति ब्रिटिशर्स की बढ़ती ही जा रही थी. सो इस वजह से ट्रेड के नाम पे, अंडर द गाइस ऑफ ट्रेड, अंडर द इंप्रेशन ऑफ ट्रेड, मोर ऑपरेशन वाज गोइंग टू कम बाय द ब्रिटिशर्स, जो कि एक टग ऑफ वॉर क्रिएट करेगा अब इंडियंस और ब्रिटिशर्स, यानी कि ऑपरेस्ड और ऑपरेसर के बीच में. कैसे?
वो हम जानेंगे आगे. उसके लिए make sure that you are staying tuned and not forgetting to register for the live classes that's going to happen. इसका next session मैं actually Imbibe के platform पे लूँगी, तो वो आप जाकर के यहाँ पे register कर लोगे. Plus you also have some amazing videos to watch, and you can always do your experiments and a lot of learning with the help of Imbibe Lens app. And all of these features, guys, of the live sessions, of having multiple questions, plenty of it in forms of practice and tests, giving you access to different books apart from your course books, and having these beautiful videos of all the topics already created for you, wherein you can create your own Achieve journey and keep progressing in the topics or the chapters that you're struggling with. Also link your parents in your journey of learning. All of this just comes with Imbibe, so make sure that you're not missing out on it, and do check it out while it's free, because that's not going to be available for a very long period of time. So on that note, I'm gonna say bye to all of you. Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, stay tuned. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves, and do not forget to hit the like button and share the video with your friends, and do tell me in the comment section if you have any doubts or queries, or how did you like the session. मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द. Till the next time, stay subscribed, stay tuned, and keep imbibing.